नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से खालिस्तान का जो मामला है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पंजाब में इलेक्शन है और पंजाब में जब कभी भी इलेक्शन होता है तो खालिस्तान का जिक्र गाहे बगाहे आ ही जाता है। इससे पहले जो खालिस्तान का जो जिक्र है वो किसान आंदोलन में काफ़ी प्रमुखता से उछाला गया, उसे काफ़ी हवा दी गई, उसको लेकर के काफ़ी बयानबाजी भी राजनीतिक गलियारों में काफ़ी देखने और सुनने को हम सब लोगों को मिली। अब एक बार फिर से खालिस्तान का मसला पंजाब के चुनाव में उठा है और बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल के बहाने खालिस्तान और खालिस्तानी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मौका पंजाब चुनाव का है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर 1 साल तक चले किसानों के आंदोलन के दौरान भी सोशल मीडिया खालिस्तान से जुड़े हैशटैग से भर गया था। सत्ता से जुड़े तमाम लोगों ने किसान आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन करार भी दिया था। हालांकि खालिस्तानी आंदोलन अब इतिहास बन चुका है। गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो सिखों के बीच इस आंदोलन का समर्थन गुम हो चुका है। खालिस्तान आतंकियों और उनके समर्थकों ने देश की पूर्व पीएम जो थी इंदिरा गांधी और जो पूर्व सीएम बेअंत सिंह थे और पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्या की हत्या इस दौरान की थी, जब खालिस्तान को लेकर के एक जो पूरी चर्चा थी, एक जो मुद्दा था, वो हमारे देश में काफ़ी गर्म था। इसी को लेकर के हमारा आज का वीडियो है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि खालिस्तान को लेकर के ये जो बात लगातार उठती है, तो इसमें असल में जो खालिस्तान है वो मुद्दा है क्या, और खालिस्तान को लेकर के उस समय क्या क्या जो एक्टिविटी है हमारे देश में हुई, क्या क्या एक्शन हमारे देश में उठाए गए, उसी को लेकर के आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। खालिस्तान को लेकर के जो हमारे दौर के जो लोग हैं जिनका जन्म 70 के बाद हुआ, उन्होंने उस आंदोलन कहें या उस दौर के समय वो जो चर्चा वो राजनीतिक गलियारों में और उसमें जो हत्याएं हुई, उन हत्याओं के हम लोग गवाह हैं। क्योंकि अगर मुझे सही से याद पड़ रहा है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई 1984 में, तो उस समय मैं 4th स्टैंडर्ड में था, यानी 4th क्लास में था। और मैंने उस समय जो हत्याएं हुई, उस समय जिस तरीके की लूटमार दिल्ली में हुई, उसको मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा। हालांकि मुझे समझ में कम आता था, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आता ही था कि कुछ लोग दुकानों को उन्होंने लूटा, अब वहाँ से वो सामान लूट करके अपने अपने घरों में लेकर के आए। मैं उस ज़माने में किदवई नगर में हमारा परिवार रहा करता था और मेरे पिताजी किदवई नगर के आसपास के इलाकों में काम किया करते थे, दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे उस समय। तो हम उस किदवई नगर के सी ब्लॉक में रहा करते थे और सी ब्लॉक के साथ ही एक छोटी मार्केट होती है। आज उधर एनबीसीसी के बड़े बड़े क्वार्टर्स बन गए हैं, मकान बन गए हैं। वो इलाका था पूरा किदवई नगर, आईएनए, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, ये जो पूरा इलाका था, इसमें सिखों की बहुत सारी दुकानें थीं। और जब इंदिरा गांधी का जो एसिनेशन हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने दंगा किया पूरी दिल्ली में और इन दुकानों को लूटा। एक बड़ा इतिहास है उसका। इस दर्द को वो समझ सकता है जो उस दौर में पैदा हुआ, उस दौर को उसने देखा है। तो इसी पर आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पूरा जो खालिस्तान को लेकर के जो चर्चा होती है, हालांकि अलग देश मांगने की एक साजिश थी ये हिंदुस्तान में, और इसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसे रोक भी दिया। और इस पूरे जो एजिटेशन तो नहीं कहेंगे, ये कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि हथियारों के बल पर मांगी जाने वाली वो मांग थी जो शायद पूरी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उससे देश को खतरा होता हुआ दिखाई दे रहा था और आज भी इसे देश के लिए खतरा ही माना जाता है। तो क्या था खालिस्तान आंदोलन, ये हम समझ लेते हैं। खालिस्तान आंदोलन की कहानी 1929 में शुरू होती है। कांग्रेस के लाहौर सेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
रखा। इस दौरान 3 तरह के समूहों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पहला मोहम्मद अली जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग, दूसरा समूह दलितों का था जिसकी अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे, देश नहीं मांग रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना देश मांग रहे थे अपना, भीमराव अंबेडकर दलितों के अधिकारों की बात कर रहे थे। और तीसरा गुट मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल का था। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग रखी। जैसे जिन्ना ने रखी थी वैसे ही तारा सिंह ने अलग राज्य की मांग रखी थी। 1947 में ये मांग आंदोलन में बदल गई। इसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आजादी के समय पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख सूबा यानी सिख प्रदेश मांग रहा था। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। पूरे पंजाब में 19 साल तक अलग अलग सिख सूबे के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। इस दौरान हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। सिखों की बहुलता वाली पंजाब, हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। यानी ये हरियाणा और पंजाब के लिए एक यूटी घोषित कर दी गई, यूनियन टेरिटरी बना दी गई। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसे दोनों नए प्रदेशों की राजधानी बना दिया गया। इसके अलावा पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों के लिए हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। जो पंजाब के जो पर्वतीय हिस्से थे उन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। इस बड़े फैसले के बावजूद कई लोग इस बंटवारे से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वो पूरा हिस्सा एक वो चाहिए था। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे तो और कुछ साझा राजधानी के विचार से खफा थे। दूसरा सवाल उठता है कि आनंदपुर साहिब रेजुलेशन क्या था। पंजाबी आंदोलन से अकाली दल को खूब राजनीतिक फायदा मिला। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को 1967 और 1969 के विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दी। हालांकि 1972 का चुनाव अकालियों के लिए बढ़ते राजनीतिक ग्राफ के लिए काफी खराब साबित हुआ। कांग्रेस सत्ता में आई, इसने शिरोमणि अकाली दल को सोचने पर मजबूर किया। अब आगे बढ़ते हैं। 1973 में अकाली दल ने अपने राज्य के लिए स्वायत्तता यानी जायदा अधिकारों की मांग की। स्वायत्तता की मांग आनंदपुर साहिब रेजुलेशन के जरिए मांगी गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में सिखों ने ज्यादा स्वायत्त पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी। 1980 तक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के पक्ष में सिखों के बीच समर्थन बढ़ता गया। इसके बीच में और भी दूसरी चीजें होती गई। इसके बीच में हुआ ये कि निरंकारी नेता बाबा गुरचरण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भिंडरवाले से जुड़े 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। अक्टूबर 1981 में जनरल सिंह भिंडरवाला ने लाल जगत नारायण की हत्या के मामले में सरेंडर कर दिया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। और सितंबर 2081 में खालिस्तानियों के खिलाफ लेख लिखने पर पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। हत्या में भिंडरवाले का नाम आया। अब ये जान लेते हैं कि हम ये भिंडरवाला का जिक्र हमने बीच में जब ये पूरी जो चर्चा चल रही थी तो भिंडरवाला का नाम क्यों लिया। असल में भिंडरवाला कौन था इसे समझ लेते हैं। आनंद साहिब रेजुलेशन का ये कट्टर समर्थक था जनरल सिंह भिंडरवाला। एक रागी के रूप में सफर शुरू करने वाले भिंडरवाले आगे चलकर आतंकी बन गया। जाने माने सिख पत्रकार खुशवंत सिंह का कहना था कि भिंडरवाले हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता था। उसका कहना था कि इससे सिखों की समस्या का हल हमेशा के लिए हो जाएगा। 1982 में भिंडरवाला ने शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिला लिया और असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिसने भी भिंडरवाले का विरोध किया वह उसकी हिट लिस्ट में आ गया। इसी के चलते खालिस्तान आतंकियों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। आतंकियों ने अखबार बेचने वाले हॉकर तक को नहीं छोड़ा और उसे भी गोली मार दी। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उस समय अकाली दल के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भिंडरवाले का समर्थन भी किया था। इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए भिंडरवाले स्वर्ण मंदिर में जा घुसा।
2 साल तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसी दौरान भिंडरवाला स्वर्ण मंदिर परिसर में बने अकाल तख्त पर काबिज हो गया। ये बात 1982 की है। भिंडरवाले ने धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च किया। वहीं अकाली दल ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब आता है कि इस बीच में अब फिर भारतीय सेना को, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की काफी चर्चा होती है कि इस पूरे जो षड्यंत्र है, जो खालिस्तान का जो पूरा एक षड्यंत्र था, उसे कैसे कुचला गया, तो उसमें भारतीय सेना को बुलाना पड़ा। तो भारतीय सेना को क्यों बुलाना पड़ा? पहले अन्य विकल्पों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडरवाले को पकड़ने के लिए एक गुप्त स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन को लगभग मंजूरी दे दी थी। इस ऑपरेशन के लिए 200 कमांडो को प्रशिक्षित भी किया गया था। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि इस दौरान आम लोगों को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि उसमें स्वर्ण मंदिर में उन्होंने अकाल तख्त पे कब्जा कर लिया था, तो उसमें लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, तो उसमें आम लोगों की काफ़ी हानि हो सकती थी, उनका नुकसान हो सकता था। इसके बाद ऑपरेशन सनडाउन को रोक दिया गया। इसके बाद सरकार ने सेना को भेजने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि 5 जून को कांग्रेस आई के सभी सांसदों और विधायकों को जान से मारने की धमकी और गांव में हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं शुरू करने की योजना का खुलासा होने के बाद ये फैसला किया गया। अब ये समझ लेते हैं कि ऑपरेशन उससे पहले 1983 की एक घटना का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों ने लालरू में बस रोककर 74 हिंदू यात्रियों को अलग अलग किया और उन्हें गोली मार दी। ये बस लालरू जा रही थी। ये 19 अक्टूबर 1983 की बात है, जब 74 हिंदुओं को बस में से उतार करके आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। और उसी के बाद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू भी किया था। इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडरवाले और हथियारबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए सेना का जो अभियान शुरू किया, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। 1 से 3 जून 1984 के बीच पंजाब में रेल, सड़क और हवाई सेवा बंद कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाली पानी और बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। अमृतसर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया। सीआरपीएफ सड़कों पर गश्त कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में आने जाने वाले सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया था। 5 जून 1984 को रात 10:30 बजे ऑपरेशन का पहला चरण शुरू किया गया। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर की इमारतों पर आगे से हमला शुरू किया गया। इस दौरान खालिस्तानी आतंकियों ने भी सेना पर जमकर गोलीबारी की। सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उधर पंजाब के बाकी हिस्सों में सेना ने गांव और गुरुद्वारों से संदिग्धों को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान भी शुरू कर दिया था। एक दिन बाद जनरल के.एस. बरार ने स्थिति से निपटने के लिए टैंक की मांग की। 6 जून को टैंक परिक्रमा तक सीढ़ियों से नीचे लाए गए। गोलीबारी में अकाल तख्त के भवन को भारी नुकसान हुआ था। कुछ घंटों बाद भिंडरवाले और उसके कमांडरों के शव बरामद कर लिए गए थे। 7 जून तक भारतीय सेना ने परिसर पर कंट्रोल कर लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून 1984 की दोपहर को समाप्त हो गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सेना के 83 जवान शहीद हुए और 249 घायल हो गए। सरकार के अनुसार हमले में 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए थे। हालांकि कई सिख संगठनों का दावा है कि ऑपरेशन के दौरान कम से कम 3000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। अब अगला सवाल आता है कि ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार में निर्दोष लोगों की मौत होने के विरोध में कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित कई सिख नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उस समय खुशवंत सिंह सहित प्रमुख लेखकों ने अपनी सरकारी पुरस्कार जो सरकारी उन्हें पुरस्कार मिले थे वो लौटा दिए थे। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और उसी के बाद दिल्ली और देश के कई इलाकों में दंगे भी 1984 के दंगे हुए थे, जिसमें हजारों लोगों की जान जाने की बात कही जाती है। इसके बाद 1984 में सिख विरोधी दंगों में 8000 से ज़्यादा सिख मार दिए गए थे। सबसे ज़्यादा दंगे दिल्ली में हुए, जिनकी मैं पहले भी चर्चा कर रहा था। आरोप है कि इन दंगों को कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ावा दिया था। उसमें सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर का नाम बड़ी प्रमुखता से उठाया जाता है और माना जाता है कि सज्जन कुमार और
जगदीश टाइटलर ने ही उन दंगों को एक तरह से हवा दी थी और उनके नाम भी जो चार्जशीट थी और जो केस बना उसमें भी उनके नाम दर्ज किए गए। एक साल बाद 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया था। इस दौरान 329 लोगों की मौत हो गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 1985 में। बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने इस भिंडरवाले की मौत का बदला करार दिया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल AS वैद्या की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के CM बेअंत सिंह की कार के पास खुद को उड़ा दिया था। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई थी। बेअंत सिंह को आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय भी दिया जाता था। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा ये उस समय का एक दौर था जिसमें आतंकवादी गतिविधियां काफ़ी हो रही थी और किस तरीके से उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया और इस एक पूरी साजिश को उन्होंने नाकामयाब किया था। हालांकि वो इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को भी वो गोली लगने से उनकी भी मौत हो गई। काफ़ी दुखद स्थिति है और थी उस दौर की, और क्योंकि हम मौजूदा गवाह हैं उस दंगे के भी, क्योंकि वो दंगा हमने अपनी आंखों से देखा। मुझे आज भी याद है और आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो दंगा याद करते हुए, क्योंकि मैं तो अपनी घर की विंडो से उन आते जाते लोगों को देखा करता था। उस समय किदवई नगर का एक लोकल निगम पार्षद हुआ करता था अर्जुन दास, उनकी भी हत्या आतंकवादियों ने उनके घर के सामने की थी। और उस समय जो खबर थी, अर्जुन दास को कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा गोलियां उन्हें मारी गई थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना विवत्स वो नज़ारा रहा होगा उस दौर का। तो उस समय दिल्ली का वो इलाका, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दंगे तो कई जगह हुए, जनकपुरी की बात की जाती है और ट्रांस यमुना के कई इलाकों की बात की जाती है, लेकिन मुझे जो मैंने अपनी आंखों से देखा और उसे महसूस किया वो इलाका था किदवई नगर, सरोजिनी नगर, उसके अलावा लक्ष्मीबाई नगर, INA कॉलोनी। INA में बहुत सारे सिखों की दुकानें थी जिन्हें जला दिया गया था और लूट लिया गया था, गुरुद्वारे लूट लिए गए थे। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद केस चला, दिल्ली दंगों पर काफ़ी चर्चा हुई, जांच पड़ताल हुई, दोषियों को खोज उनकी करने के बाद उन्हें सजा भी हुई। लेकिन अभी भी एक दुख उन सिख भाइयों को हमेशा है कि जो असली दोषी थे उन्हें अभी भी पूरी सजा नहीं मिल पाई है। हालांकि समय काफ़ी बीत गया है, लेकिन दुख इस बात का है कि जब कभी भी पंजाब में चुनाव होता है या सिखों को कभी टारगेट किया जाता है तो हमेशा खालिस्तान की बात राजनीतिक गलियारों में उठाई जाती है। किसी को बदनाम करने की बात हो, जैसे पिछले दिनों हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा कि अगर किसानों को बदनाम करने की बात हुई हो तो खालिस्तान का सहारा लिया गया। पंजाब में अब चुनाव हैं तो फिर से एक बार खालिस्तान जिंदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन एक ऐसे दुखद पहलू को याद करना और उसके साथ उसे किसी पार्टी या लोगों के साथ जोड़ देना, ये हमारे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है और इस पर सभी राजनीतिक दलों को विचार जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत